भारत और बांग्लादेश के बीच का एक ऐसा मुद्दा जो 2024 या 21st सेंचुरी का मुद्दा ना होकर 1951 से ही एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और बात यहां तक पहुंच चुकी है कि 70 साल हो चुके हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं इंडिया में इलीगली माइग्रेट करने वाले बांग्लादेशी मुस्लिम्स के बारे में। जी हां, 1951 में पंडित नेहरू जब पहली बार एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लेकर आए थे, तो उसमें इस समस्या के बारे में बात किया गया था कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो वेस्ट पाकिस्तान से तो बेसिकली माइग्रेशन हुआ ही था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेशन ज्यादा हुआ था इन कंपैरिजन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान के। वेस्ट पाकिस्तान से जो माइग्रेशन हुआ था, उन्हें तो हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 के बीच में सिटीजनशिप प्रोवाइड की थी, लेकिन जो इलीगल माइग्रेशन है वो हमें 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान से देखने को मिला और 1971 के बाद हमें वो बांग्लादेश से देखने को मिला। और ये जो माइग्रेशन था वो वेस्ट बंगाल के लिए उतना ही बड़ा मुद्दा बना था जितना बड़ा ये मुद्दा आसाम के लिए बना था। लेकिन आज हम लोग यहां पर आसाम की जो प्रॉब्लम थी इलीगल माइग्रेशन की वजह से, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जब आसाम में बांग्लादेशी मुस्लिम कंटिन्यूसली आते जा रहे थे, तो वहां की जो डेमोग्राफी थी यानी कि पॉपुलेशन था, यानी कि जनसंख्या का जो रेशो था, वो बहुत हद तक चेंज हो गया और आसाम की जो कल्चरल आइडेंटिफिकेशन है उस पर खतरा आ गया। 1951 से लेकर 1985 तक यह आंदोलन चला कि आसाम में जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं उन्हें आसाम से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो आसाम के कल्चर को डोमिनेट कर रहे हैं और आसाम में इलीगली रहकर रिश्वत देकर वो अपना फेक वोटर आईडी भी बना चुके हैं। और आसाम में जो लोकसभा सीटों पर और विधानसभा सीटों पर चुनाव के जो नतीजे होंगे, उसे वो फेक वोटर आईडी वाले जो नकली नागरिक हैं बांग्लादेशी मुस्लिम जो भारत में रह रहे हैं, वो बेसिकली डिसाइड कर रहे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राजीव गांधी की गवर्नमेंट के वक्त 15 अगस्त 1985 को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आसाम की और एएसयू के बीच में आसाम अकॉर्ड भी साइन हुआ था, लेकिन वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन हाल ही में खबर आ रही है कि आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने ये कहा है कि 1985 के जो बेसिकली अकॉर्ड की गाइडलाइंस से जो चीजें डिसाइड की गई थी उसे अब इंप्लीमेंट किया जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा क्या है, बांग्लादेशी मुस्लिम्स एक्चुअली में इंडिया क्यों आ रहे थे 1971 से पहले और उसके बाद, और आसाम में ये बेसिकली क्यों जा रहे थे, आसाम में किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, आसाम अकॉर्ड का मतलब क्या है, इसको अब तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, और अगर अब हम लोग इसे इंप्लीमेंट करते हैं तो इसमें किस तरीके की बेसिकली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में आसान भाषा में और डिटेल में समझने वाले हैं। वेलकम टू चहर एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो देखिए कि जैसा कि हम सभी लोगों को पता है और इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने समझ ही लिया है कि यहां पर जो प्रॉब्लम है बांग्लादेश की मुस्लिम्स की इलीगल माइग्रेशन की, वो हमेशा से ही बेसिकली बढ़ती रही है। और यहां पर रिसेंटली हेमंत बिस्व शर्मा ने यह कहा है कि जो क्लॉज 6 था आपकी 1985 के आसाम अकॉर्ड का, उसको यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। अब हम लोग यहां पर सबसे पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। देखिए न्यूज में तो इसलिए क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने हेमंत बिस्व शर्मा ने बोला है कि आसाम अकॉर्ड का जो बेसिकली क्लॉज 6 है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर है, जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी। इन्होंने कुल मिलाकर 52 रिकमेंडेशन दिए थे और उन 52 रिकमेंडेशन में से कुछ रिकमेंडेशन जो है अब जल्द ही यहां पर इंप्लीमेंट जो है होने वाले हैं। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कमेटी का जो रोल है वो एग्जैक्टली हमें किस तरीके से देखने को मिलता है। अब यहां पर जो आसाम अकॉर्ड है वो 15 अगस्त 1985 को यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उस वक्त की राजीव गांधी की सरकार, ऑल आसाम स्टेट यूनियन यानी कि आसू, और इसके अलावा आपका जो आसाम गवर्नमेंट है उनके बीच में साइन हुआ था। और इस अकॉर्ड में यह कहा गया था कि बांग्लादेशी मुस्लिम जो इलीगली आसाम में माइग्रेट कर चुके हैं उनको आसाम से पूरी तरीके से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि वो यहाँ की जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, पॉलिटिक्स है, डेमोग्राफी का रेशो है, उसको पूरी तरीके से बदल रहे हैं। और यहां पर आसाम का जो कल्चरल आइडेंटिफिकेशन है उस पर एक बहुत बड़ा खतरा यहां पर मंडरा रहा है। और मेन पॉइंट यहां पर आसाम अकॉर्ड के क्लॉज 6 का हमको देखने को मिलता है। और इसी क्लॉज 6 को इंप्लीमेंट करने के लिए जुलाई 2019 में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 14 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई थी, जिसके हेड या चेयरमैन
रिटायर्ड जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा को यहां पर बनाया गया था। और इन्होंने ये बेसिकली बोला, और इनका ये मेन टास्क था कि आसाम के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना है हर तरीके की प्रॉब्लम से, स्पेशली वो प्रॉब्लम जो यहां पर माइग्रेशन की वजह से हमें यहां पर देखने को मिलती है। अब ये जो कमेटी है जो आपकी जुलाई में बनी थी, इन्होंने फरवरी 2020 को अपनी जो रिपोर्ट है वो पूरी कर दी, लेकिन सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को ये रिपोर्ट न भेजकर आसाम के जो बेसिकली आपके चीफ मिनिस्टर हैं उनको ये रिपोर्ट भेजी गई। और इस कमेटी के 14 में से 4 मेंबर्स ने बाद में इस रिपोर्ट को पब्लिक भी कर दिया। इस कमेटी के अगर मेजर रिकमेंडेशंस की हम लोग बात करें तो यहां पर असमीज पीपल के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी की बात की गई थी, और यह इसमें बताया गया था कि इस कमेटी की रिपोर्ट में यह गाइडलाइंस है कि कौन असमीज पीपल हैं, आसाम के रहने वाले असली लोग कौन हैं, असमीज रेसिडेंट किसे कहा जाएगा, उनकी क्वालिफिकेशन थी। जो लोग असमीज रेसिडेंट हैं वो आसाम में रहेंगे और बाकी लोग आसाम में नहीं रहेंगे। क्वालिफिकेशन ये थी कि जो इंडिजीनियस ट्राइबल्स हैं आसाम के वो असमीज पीपल यहां पर कहलाएंगे, दूसरी जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं आसाम की वो इसमें कहलाएंगी। इसके अलावा इंडियन सिटीजन जो आसाम में रह रहे हैं 1 जनवरी 1951 से, यानी पंडित नेहरू का जो आईपीआर वाला सिनेरियो था उससे पहले, और उनकी जो आने वाली पीढ़ियां या फ्यूचर फैमिलीज हैं वो असम के लोग कहलाएंगे। और इंडिजीनियस असमीज जो बेसिकली असम में हमेशा रह रहे हैं वो लोग कहलाएंगे। और इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पर असमीज पीपल को लोकल बॉडीज में, पब्लिक जॉब्स में अलग अलग तरीके के यहां पर रिजर्वेशन देने की बात की गई है। अब अगर हम लोग आसाम अकॉर्ड की यहां पर बात करते हैं तो 15 अगस्त 1985 को न्यू दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यानी आसाम की स्टेट गवर्नमेंट, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू, और ऑल आसाम गण संग्राम परिषद यानी AAGSP, इन 4 लोगों के बीच में यह आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था। और इसमें यह कहा गया था कि पिछले 6 साल में जितने भी बेसिकली यहां पर माइग्रेशन है, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको डिपोर्ट किया जाएगा, यानी उनको बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा, यानी भारत से उनको बाहर निकाला जाएगा। अब आप यहां पर यह समझिए क्लॉज 6 जो है वो यहां पर आसाम अकॉर्ड का क्या है जिसको इंप्लीमेंट करने की यहां पर सबसे पहले बात की जा रही है। क्लॉज 6 में जो आसाम अकॉर्ड का है ये यहां पर एक बहुत बड़े एड्रेस को, बहुत बड़े कंसर्न को यहां पर हमें सबके सामने नोटिफाई करता है कि बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो बेसिकली क्या है कि आसाम की जो रीजनल कंट्रीब्यूशन है उसको यहां पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, या फिर कल्चरल आइडेंटिफिकेशन जैसी चीजें हैं उसको यहां पर खत्म कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्लॉज 6 में आपको ये डेट देखने को मिलती है 4 मार्च 1971। इस अकॉर्ड के तहत यह कहा गया कि 24 मार्च 1971 यानी 24 मार्च 1971 से पहले, बिफोर 24 मार्च 1971 जो लोग आसाम में आ चुके हैं उनको आसाम का हम लोग सिटीजन मान लेंगे, भले ही वो लीगल आए हो इलीगल आए हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश का जो सिनेरियो है वो हमें 1971 में देखने को मिलता है। लेकिन 24 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए हैं आसाम में इलीगली माइग्रेट करके उन्हें सिटीजन नहीं माना जाएगा। वैसे आसाम अकॉर्ड में ये जो डेट है पहले वो 1951 की ही मानी गई थी, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना था कि लेट्स नॉट गो बैक दैट वे, हम लोग यहां पर नेगोशिएशन करते हैं। और 1985 में नेगोशिएशन करके 1985 सरकार कह रही थी और आसाम के लोग 1951 की डेट कह रहे थे, और यहां पर बीच की एक डेट निकाल के दी गई भाई साहब, वो आपकी 1971। तो ये डेट से पहले और बाद में यहां पर ये सिग्नेचर हुए थे इस ट्रीटी से रिलेटेड कि इसके पहले जो लोग होंगे उनको आसाम के अंडर ले लिया जाएगा, जो बाद के लोग होंगे उनको आसाम के अंडर यहां पर नहीं लिया जाएगा। अब जो जो रिकमेंडेशन जो एक्सेप्ट किए गए हैं इंप्लीमेंट के लिए उनके बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बेसिकली ये कहा है कि आसाम की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली यहां पर जो कट ऑफ डेट है वो 1951 को यहां पर देखना चाहती है, और आसाम के जो लोग हैं ये रिपोर्ट के रिकमेंडेशन की क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम लोग यहां पर असमीज लोगों को पूरी तरीके से हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अब ये जो की रिकमेंडेशन है, सबसे पहले आपको लैंड दिखता है जिसमें क्रिएट रेवेन्यू सर्कल्स वेयर ओनली असमीज पीपल कैन ओन लैंड। सबसे पहला रिकमेंडेशन ये जो बेसिकली शर्मा कमेटी आपकी निकली है इसमें यह कहा गया है कि आसाम के जो लोग हैं जो डिक्लेयर कर दी जाएंगे कि भाई असमीज पीपल हैं, उनके लिए यहां पर एक रेवेन्यू सर्कल बनाया जाएगा, यानी एक ऐसा जोन, एक ऐसी जगह बनाई जाएगी जहां पर सिर्फ असमीज लोग ही यहां पर जमीन खरीद सकते हैं।
इनके लिए 3 ईयर प्रोग्राम जो है एक लॉन्च किया जाएगा, जिसमें बेसिकली क्या है कि इनके जो लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेंट्स हैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स के, उनके इश्यूज को यहां पर पूरी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा कल्चरल हेरिटेज यहां पर देखा जाएगा कि आसाम की जो इंडिजिनियस ट्राइब है उनके कल्चर को यहां पर पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, और जो यहां पर नियो वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज हैं उनको फाइनेंशियली यहां पर सपोर्ट किया जाएगा। कल्चर को तो हम लोग यहां पर स्ट्रिक्टली प्रमोट करेंगे। लैंग्वेज की बात करें तो एसएमीज लैंग्वेज को यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज में बरकरार रखा जाएगा, और एसएमीज लैंग्वेज के अलावा जो रीजनल लैंग्वेज आपको आसाम में देखने को मिलती है उनको यहां पर बेसिकली ऐसे प्रोविजन लाए जाएंगे कि वो और ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट हो सके और ज्यादा से ज्यादा इंकरेज और प्रमोट हो सके। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आसाम में पब्लिश होंगे गवर्नमेंट के, उनको इंग्लिश में भी यहां पर प्रिंट किया जाएगा और उनको यहां पर बेसिकली आपके एसएमीज लैंग्वेज में भी प्रिंट किया जाएगा। कल्चरल प्रिजर्वेशन की यहां पर बात की गई है कि जो कल्चर है आसाम का बिल्कुल भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट की जो लड़ाई चलती है, संघर्ष चलता है, वो आपके पूरे कल्चरल हेरिटेज को लेके चलता है। मैं बोलता हूं कि अगर आप एग्जाम्पल के लिए समझना चाहें तो 2 मिनट के लिए आसाम से हटकर हम नागालैंड की तरफ जाते हैं। नागालैंड में बेसिकली 1947 से एक तरीके से इंसर्जेंसी शुरू हुई थी जब एनएससीएन एस्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि ये नागालैंड या फिर आपका मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह वगैरह ये हमेशा से स्टेट नहीं थे, ये आसाम के डिस्ट्रिक्ट ही थे। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो पहला स्टेट अलग बना है वो नागालैंड था 1963 में। उससे पहले नागालैंड आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, और नागालैंड के लोगों को भी उस वक्त वही प्रॉब्लम थी कि भाई हमारी नागा ट्राइब है, कुकी ट्राइब है, मेटी ट्राइब है, हमारी नागा लैंग्वेज है, तो हमारा कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लिटरेचर, खान पान, फेथ, बिलीफ सब अलग अलग है। आसाम में ही अगर हम लोग रहेंगे तो हमारा कल्चर तो खत्म हो जाएगा। अब सरकार ने उनके इस बात पर ध्यान नहीं दिया। 1947 से जो इंसर्जेंसी शुरू हुई तब जाकर वो 1963 में बेसिकली नागालैंड को अलग हुआ, लेकिन इंसर्जेंसी चालू रही, और फिर फाइनली जाकर 2015 में नागा पीस अकॉर्ड आया, जिसमें कुछ अमेंडमेंट 2019 में लाए गए थे। तो यहां पर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमेशा देखने को मिलती है कि कोई लैंग्वेज के बेसिस पर अलग, कभी देश बनाने की बात करता है, कभी अलग राज्य बनाने की बात करता है। आसाम भी उसी तरीके की प्रॉब्लम में फंसा है कि भाई बांग्लादेशी मुस्लिम इलीगली माइग्रेट कर रहे हैं, तो ये हमारे कल्चर को पूरी तरीके से चेंज कर देंगे, डोमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। और इसमें आसाम के लोगों का किसी भी तरीके का कोई भी यहां पर गलत स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हर कम्युनिटी, हर स्टेट के लोग अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की पूरी जिम्मेदारी रखते हैं, और हर कम्युनिटी का कल्चर प्रोटेक्ट होना चाहिए अगर वो इंडियन कल्चर है तो, क्योंकि हमारे यहां कोई सिंगल कल्चर नहीं होता। वी हैव द मोटो ऑफ वन नेशन, मैनी लैंग्वेजेस एंड मैनी कल्चर, तभी तो डाइवर्सिटी वाला सीन हमें यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां पर इंडिजीनियस कम्युनिटीज जो है उनके एम्पावरमेंट की यहां पर बात की गई है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है यहां पर एसएमईज लोगों को लगातार दिया जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के यहां पर चांसेस दिए जाएंगे, एसएमईज लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनके लिए एक अलग से जोन बनाया जाएगा जहां पर वो बेसिकली क्या करेंगे कि जमीनें खरीद सकते हैं। सोशल जो टेंशंस हैं उनको कम करने की कोशिश की जाएगी यहां पर अलग अलग बेसिकली लोगों के थ्रू। अब ये जो आसाम अकॉर्ड है इससे रिलेटेड यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, दैट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लॉज 6 ऑफ आसाम अकॉर्ड in the context of Assam's socio-political landscape. How does the implementation of the clause by the Hemant Biswa Sharma government aim to address the concern of the indigenous population? तो आप इसमें पहले आसाम अकॉर्ड समझाएंगे, इंट्रोडक्शन में क्लॉज 6 क्या है वो समझाएंगे, रिकमेंडेशन यहाँ पर आसाम के चीफ मिनिस्टर बेसिकली कौन से इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं वो मेन बॉडी में लेंगे, और इसके क्या नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं। एक पॉजिटिव नोट के साथ आप अपना वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन जो है यहां पर खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर ये जो मुद्दा है ये गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिटी हर सब्जेक्ट से जुड़ा है। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि जब भी किसी टॉपिक पर हमें जब किसी भी तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू बनाना रहता है ना, हम डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स यूपीएससी में ऐसे होते हैं जहां पर आपको डिप्लोमेटिक होने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त आप नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखते हैं। हम जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो जब हम कश्मीर मिलिटेंसी की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी की बात करते हैं, नक्सलिज्म की बात करते हैं, खालिस्तानी इशू की बात करते हैं, या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं, क्या डिप्लोमेसी के नाम पर उनका भी हम लोग सपोर्ट करते हैं या फिर नेशनल इंटरेस्ट को ही पहले रखते हैं? नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं। डिप्लोमेसी के चक्कर में इस देश में आपको कई लोग देखने को मिलेंगे जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, ह्यूमन राइट्स की दुहाई देते हैं, आपको लीगल राइट्स की दुहाई देते हैं, इंसानियत की दुहाई देते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ तभी जस्टिफाइड है जब आपका देश सुरक्षित है। नेशनल इंटरेस्ट अगर प्रायोरिटी होगा तभी इन चीजों को आप मेंटेन कर पाएंगे। अगर देश ही नहीं बचेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स और मानवता को आप कहां लेकर जाएंगे?
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो 1951 में एनपीआर लाया गया था, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पंडित नेहरू लेकर आए थे। और सीए एनआरसी भी रिसेंटली गवर्नमेंट इसीलिए लेकर आई थी कि हमारे जो बेसिकली पड़ोसी इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज का जो टॉर्चर हो रहा है, उनको हम इंडिया की सिटीजनशिप दें और उनको उस टॉर्चर और एक्सप्लॉयटेशन से बचाएं। और यहां पर इस एनपीआर के थ्रू, इस असम अकॉर्ड के थ्रू जो इलीगली माइग्रेंट आए हैं इंडिया में, उन्हें डिपोर्ट करने की बात बिल्कुल सही है। देखिए, भारत किसी दूसरे देश के नागरिकों को कभी सिटीजनशिप देने से मना नहीं करता। अदनान सामी पाकिस्तान के सिंगर, वो आपके पास ऑप्शन एक एग्जांपल है कि वो इंडिया के सिटीजन बनना चाहते थे। उन्होंने बेसिकली अपना क्या किया, डॉक्यूमेंट हमारे सामने दिया, प्रेजेंट किया, हमने उन्हें सिटीजनशिप दी। लेकिन अगर कोई पर्सन इलीगली आपके घर में आकर रहता है तो आप उसे घर से बाहर निकालते हैं ना। तो ये देश भी आपका घर है। आप, मैं, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो इस देश के बच्चों के फ्री एजुकेशन और न्यूट्रिशन के लिए टैक्स पे कर रहे हैं, ना कि इलीगल बांग्लादेशी लोगों के लिए हम लोग यहां पर टैक्स पे कर रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। कई बार यहां पर ऐसे भी जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि ठीक है, चलो पुरानी बात है, पुरानी ही रहने दो, वो तो 1971 से पहले आए थे, 1971 के बाद आए थे, उन्हें यहां रहते हुए 50 साल हो चुके हैं, उन्होंने अपनी फैमिली यहां बना दी है, तो हम एक काम करते हैं कि हम लोग बेसिकली क्या है, उन्हें सिटीजनशिप दे ही देते हैं। ये किस तरीके का लॉजिक हुआ? अगर 50 साल रह चुके हैं और इलीगली हैं तो फिर भी देश से बाहर जाएंगे। वैसे तो अंग्रेज भी इलीगली हमारे यहाँ 200 साल रह के गए थे, तो क्या सारे के सारे अंग्रेजों को वापस इंडिया में बुला लिया जाए, सारे अंग्रेजों को सिटीजनशिप वापस दे दी जाए? बात यहां पर यह नहीं है कि आप कौन से देश से आए हैं, मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है। बात यह है कि आपने इस देश के कानून को तोड़कर आपने इस देश में रहा है, सरकार से और देश के लोगों से झूठ बोला है। और भारत एक देश है, एक धर्मशाला नहीं है। हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी 150 करोड़ हो चुकी है और एरिया के हिसाब से हम पहले नंबर पर नहीं, दुनिया के 7वें नंबर पर आते हैं। हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। पॉपुलेशन की वजह से ऑलरेडी हमारे यहाँ पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें बढ़ती जा रही हैं और इस प्रॉब्लम को हम और तरीके से, किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते। तो बांग्लादेशी मुस्लिम्स जो इलीगली आपको इंडिया में दिखते हैं, आपका क्या व्यू है यहां पर कि उन्हें क्या इंडियन सिटीजनशिप दे देनी चाहिए, और जो भी इलीगल काम किए हैं उन लोगों ने इंडिया में बिना बताए एंट्री करके, क्या उनको अलाउ करना चाहिए या फिर बेसिकली उनको डिपोर्ट करना चाहिए उनकी पहचान करते हुए? आपकी इसमें क्या राय है, प्लीज वो बताइए। और एक चीज यहां पर ध्यान में रखिएगा, अगर कोई बांग्लादेशी इलीगली माइग्रेट इंडिया करके भी आता और अगर वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता कि उसकी जान को खतरा था या फिर किसी भी तरीके से वहां पर बांग्लादेश में वो रह नहीं सकता था क्योंकि वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं है जिंदगी जीने की, तो हम यहां पर पहले उसे रिफ्यूजी के तौर पर रखते और इंडियन गवर्नमेंट खुद उन्हें सिटीजनशिप देती। लेकिन वो तो आकर रह रहे हैं 40-50 सालों से और बता भी नहीं रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्हें पता है कि 150 करोड़ की पॉपुलेशन में एक एक व्यक्ति को ढूंढना और पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप इस डिसीजन के फेवर में हैं या अगेंस्ट में है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को अगर आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझना है तो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव देपानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।